दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर का भारत का भूगोल खंड। आज आप इसका पहला भाग पढ़ेंगे। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल खंड से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का भूगोल भाग 1। सबसे पहले भारत के भूगोल के संबंध में हम सामान्य परिचय जानते हैं। सामान्य परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें पहला है भारत के क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत के बारे में सही कथन क्या है? तो भारत के बारे में सही कथन ये है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग को अधिकृत किए हुए है। दूसरा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। भारतवर्ष आकार या क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा देश है? तो दोस्तों भारतवर्ष आकार या क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? दोस्तों भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारतवर्ष में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतवर्ष में जनगणना 2011 के अनुसार गांवों की कुल संख्या लगभग 6,40,930 है। 6,40,000 यानी लगभग 6.5 लाख गांव भारतवर्ष में हैं। दूसरा है अक्षांशीय विस्तार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। भारत विस्तृत है, तो भारत का जो विस्तार है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है, और देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। याद रखिएगा, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है। तो दोस्तों जो रेखा सिक्किम से गुजरती है, जो अक्षांश रेखा, वो राजस्थान से गुजरती है। यानी समानांतर रूप में देखें तो सिक्किम और राजस्थान एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन है? तो दोस्तों ये राजस्थान का जैसलमेर जिला है। यहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत और कर्क रेखा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक क्रम से देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, पश्चिम से देखते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर के राज्य हैं उनके बारे में आपको बहुत सटीक होना पड़ेगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में केवल त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों याद रखिए आप, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा जो राज्यों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गिन लीजिए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है? तो ये गांधीनगर है।
दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन है? तो दोस्तों ये कोलकाता है। और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। और आपको याद रखना चाहिए कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं हमारे त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होगी? तो ये दिल्ली में होगी। अब आइए देखते हैं मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह होगा तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर पर वो स्थित होगा। अगला प्रश्न, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो दोस्तों भारत का जो देशांतरी विस्तार है बहुत अधिक है और इसलिए भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन क्या है? तो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, सही है। और चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। अगला प्रश्न है, एमपी के कुछ शहर हैं रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST किस देशांतर के निकटतम शहर है? तो ये रीवा के निकट है। और यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 10.38 यानी 10:38 पूर्वाह्न होगा जो स्थानीय समय मेघालय के शिलांग का होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो वहाँ पे 2:30 बजेंगे। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय है वो भारत की जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है वही भारत का मानक समय माना गया है और ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मानक समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय है GMT ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो दोस्तों आपने पहले पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर और गुजरात में जो समय होता है उसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश के तिरप में 5 बजेगा तो जो कांडला गुजरात में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। दूरस्थ बिंदु के बारे में आइए देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है और ये जो सुनामी आई थी उसमें ये नष्ट हो गया है। दोस्तों भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित कौन करता है? तो पूर्वी राज्य को अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब गौर माता, ये गुजरात में स्थित है। सीमावर्ती देशों के संबंध में आइए देखते हैं। तो सत्य कथन आपको बताने हैं। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है,
ये भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न ऑप्शन के रूप में है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो ये मणिपुर है। इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से भारत के 5 राज्य लगते हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो मेघालय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। और वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो ये है कि म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा किसकी नहीं है? तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन हैं? तो ये देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की। और असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो ये परवर्ती सीमा का। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य द्वारा, पाक स्ट्रेट द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। और 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन है? तो 3 तरफ से याद रखिएगा, पूर्वोत्तर का राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से या 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब आइए देखते हैं भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो दोस्तों भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर सरका है। भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट, ये मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। भारत कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो होता ये कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है, तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है और कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण किससे हुआ है? तो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण भारत में पश्चिमी समुद्र तटों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। दक्कन ट्रैप ये क्रिटेशियस आदि नूतन और पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन जलोढ़ निक्षेप के जो हैं वो भाग हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है और FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो ये तीनों कथन केरल के कुट्टानाड के बारे में प्रसिद्ध हैं।
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो दूसरा भौतिक विभाजन है उसके बारे में आइए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से ही। कथन है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं सतत वाहिनी हैं। कारण है हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश क्या है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है वो शिवालिक हिमालय है। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो ये हिमालय का हिस्सा हैं। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक यानी प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 850 से 1200 मीटर के मध्य है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल में विस्तृत हैं। हिमालय के तरुण वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वतों का साक्ष्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? गहरे खड्ड, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ये सभी हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करिए। 1, 2, 3 और 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो दोस्तों 1 में जो है वो आपका ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दूसरे में लद्दाख है, तीसरे में जो है वो जास्कर है और चौथे में आपका पीर पंजाल है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ये श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना चट्टान प्रणाली है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी क्या है? तो पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? पूरब से पश्चिम। तो पूरब में कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किस कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ये हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति परिवर्तन के कारण है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है? तो पटकाई श्रेणियाँ हिमालय में स्थित हैं, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न कुछ ऑप्शन है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में पटकाई पहाड़ियों से संलग्न कौन नहीं है? तो त्रिपुरा जो है वो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न है दोस्तों कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अक्साई चीन का भाग क्या है? तो लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन हैं? तो वन जो हैं वो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य संसाधन हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर या 8,848 मीटर, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसको सही मानिएगा।
हिमालय या हिमाचल पर्यायवाची है? तो हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। राजस्थान, हिमाचल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके मध्य स्थित हैं? तो दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों की मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। और अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर में सबसे नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर क्या स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पे स्थित है। दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में है? तो आपने जान लिया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर में तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। अगला प्रश्न, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? ये अजंता पर्वत श्रेणी, ये केवल महाराष्ट्र में जो है वो विस्तृत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे दक्षिण में सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद उसके उत्तर में पीर पंजाल, फिर नागा पहाड़ियाँ और सबसे उत्तर में कैमूर पहाड़ियाँ हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पे स्थित हैं? तो इलायची पहाड़ या कार्डामम पहाड़ जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। सेओराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये तमिलनाडु में हैं सेओराय पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में कौन नहीं स्थित है? मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। महोदय पहाड़ियाँ, तो महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य भारत में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। और रामगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग है रामगिरी पहाड़ियाँ। अब आइए देखते हैं पर्वत चोटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। और प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो जुंको ताबेई जापान की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो याद रखिएगा जो माउंट एवरेस्ट है वो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है दुनिया की, लेकिन भारत में स्थित जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो K2 या गाडविन आस्टिन है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल और सिक्किम में स्थित है हिमालय की कंचनजंगा पर्वत चोटी। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। और गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है दोस्तों? तो अरावली पहाड़ियों का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है।
हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम है। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर कौन सा नहीं है? तो गोसाई थान जो है ये भारत में स्थित नहीं है। सही सुमेलन करना है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडई कनाल, पलनी पहाड़ियाँ, उडक मंडकम ये नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी का भाग है। भारत की जो घाटियाँ हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है तो वो है धौलाधार और पीर पंजाल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और आइए देखते हैं घाटी और उनसे संबंधित राज्य। मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में, जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। अब आइए देखते हैं सही कथन। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकड्डाऊ जल विद्युत परियोजना बनने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से निकलती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। अब आइए देखते हैं प्रमुख दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सेला दर्रा कहाँ स्थित है? सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामल्ला पहाड़ियों के बीच स्थित है। भोर घाट महाराष्ट्र में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होकर जाता है। और नाथुला दर्रा कई बार परीक्षाओं में पूछा है, ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2006 के लगभग भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः किस दर्रे को खोला गया? तो ये नाथुला दर्रे को खोला गया। सुमेलन करना है माना दर्रा उत्तराखंड में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना और नीति दर्रे ये जो हैं उत्तराखंड में स्थित हैं। पर्वतीय दर्रे हैं, उनका पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है इसको बताना है आपको। तो पर्वतीय दर्रों में पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम है शिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सबसे पूरब में स्थित है। अब आइए देखते हैं हिमरेखा और हिमनद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिमालय में हिमरेखा कितनी है? तो 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में हिमालय में हिमरेखा है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है वो सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन है? तो ये है मिलाम हिमनद, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। पठार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ये हैं कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ था? तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ था। भारत के दक्कन पठार पर स्थित बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण। मेघालय पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए? तो ये पैलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त पर्वतीय जो हैं वो प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद। तो ये खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के कारण प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ये एक अग्र गंभीर है। और ये देखिए यहाँ पे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। दंडकारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है।
अब आइए देखते हैं जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें तटीय भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की तटरेखा से संबंधित प्रश्न। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? ये चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, तो समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,500 यानी 7,500 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किसका है? तो गुजरात राज्य का। और भारत में तट रेखा से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो तट रेखा से लगे राज्य हैं वो 9 हैं। और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। अब पश्चिमी तट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा और सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में जंजीरा, फिर कुन्नूर, फिर नागरहोल और फिर दक्षिण में सिंधुदुर्ग है। अगला प्रश्न है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्त में वर्णित स्थान क्या है? तो इस युक्त में वर्णित स्थान जो है वो तमिलनाडु तट पर स्थित है। दोस्तों, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक मानचित्र है। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग किसे द्योतित करते हैं? तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को ये भाग द्योतित करते हैं। अगला प्रश्न है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित शहर कौन सा है? जंजीरा और उडुपी। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन शहरों में से पश्चिमी तट पर जंजीरा और उडुपी शहर या जो स्थित हैं। सागर पुलिन और राज्य, तो दीघा सागर पुलिन पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर ओडिशा में है, कलंगुट गोवा में है और मरीना बीच जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य क्या स्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। केप कमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जो है ये द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 220 है। और 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में किसे पृथक होता है? तो अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण नाम से जाना जाता है। और भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो ये बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज कहाँ शुरू होता है? ये धनुषकोडी से शुरू होता है। अगला प्रश्न है अरब सागर के द्वीप समूहों के बारे में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है और द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्ति का जो है इसकी उत्पत्ति जो है प्रवाल से हुई है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में क्या आता है? ये मिनिकॉय द्वीप आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो जो मुंबई है दोस्तों, ये एक द्वीप पर निर्मित है। आपको उस द्वीप का नाम मैं बता देता हूँ, तो ये है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है इसी पर मुंबई बसा हुआ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें देखते हैं द्वीप और उनकी अवस्थिति। यह है वेयंत शयोधर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, पिरम खंभात की खाड़ी में है, द्वारका अरब सागर तट पर और दीव जो है वो काठियावाड़ तट पर स्थित द्वीप है। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका कच्छ के रन में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के देशों के मध्य है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। लातूर जिला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक भाग है और भारत में ये किस राज्य का अंग है? ये महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल कहाँ स्थित है? पाट रीजन झारखंड में स्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध कहाँ है? ये झारखंड में है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? ये पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण मृग और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन द्वीपों को फूमड कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये कंप्यूटर आधारित जो सॉफ्टवेयर आधारित उद्योग और चिप या कंप्यूटर चिप्स के निर्माण और उत्पादन में अग्रणी होने के कारण बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सही सुमेलन करना है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न सुमेलन से ही संबंधित है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार और महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और कर्नाटक जो है वो मालनड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश का खुर्जा और करनाल हरियाणा, रोहतक भी हरियाणा, ये सभी जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित हैं। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन से सम्मिलित हैं? हरियाणा, यूपी और राजस्थान के भाग। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? तो 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, जबकि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्या है? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, हिमाचल प्रदेश और लास्ट में उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम। तो पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड। और भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। वो 3 राज्य कौन हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनके अंतर्गत भारत का लगभग 1/3 क्षेत्रफल शामिल है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो ये बिहार है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये जो हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। असम कितने राज्यों से घिरा है? असम 7 राज्यों से घिरा है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है? बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और बंगलुरु में से माध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम कहाँ है? तो ये बंगलुरु की है। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन क्या है? तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा और यहाँ केवल 40 से 60% कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो भारत
का एक विशेष राज्य जो इन विशेषताओं से युक्त है, तो यह उस अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। यह इसका 80% जो भाग है वो वन आवरण के अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है, पश्चिम बंगाल। और 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी कुर्नूल। और सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। सोनभद्र जिले की सीमा किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो दोस्तों सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं इससे जुड़ती हैं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती कौन है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना राज्य की सीमा कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु और गांधीनगर में से नियोजित राजधानी नगर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बंगलुरु जो है वो नियोजित राजधानी नगर नहीं है। सही सुमेलन करना है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलांग है। अब आइए देखते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों, भारत में अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और लद्दाख, और दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस आधार पर अब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विभाजित है? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है। त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो त्रिपुरा में दोस्तों, त्रिपुरा जो है वो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। दमन दीव के बारे में सही कथन क्या है? दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। तो दोस्तों अब 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसकी राजधानी दादरा को कर दिया गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और जम्मू तथा लद्दाख। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत के जो भौगोलिक क्षेत्रफल, राजनीतिक भारत और भारत का जो विभाजन है, जो भौगोलिक या भौतिक विभाजन है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। ये समसामयिक घटनाचक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर का जो भारत का भूगोल है उसका पहला भाग है। इसके अन्य भाग आप आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये श्रृंखला आपके लिए कितनी लाभदायक हो रही है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।